आंदोलन एवं विज्ञान स्वतंत्रता संग्राम की अनकही गाथा का विमोचन करें। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पुस्तिका साइंस इंडिया कलेक्टर्स एडिशन अगस्त 2021 का स्वातंत्र्य लड़याची अज्ञात गाथा का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा करें। इन पुस्तकों में संकलित आर्टिकल्स विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा शोध पत्रों के आधार पर संकलित किए गए हैं, माननीय जंत सहस्त्रबुद्धे जी के मार्गदर्शन में। इन पुस्तकों में वैज्ञानिकों के विभिन्न पक्षों को किस तरह उन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी दमनकारी नीतियों को सहा, परंतु फिर भी उससे निरुत्साहित न होकर उन्होंने ऐसे भारतीय मूल विज्ञान की संरचना की कि जिससे वो नई संस्थाएं स्थापित कर पाए, भारत का वैज्ञानिक आध्यात्मिक पक्ष रख पाए, देशभक्ति को उजागर कर पाए तथा भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, आर्थिक एवं वैज्ञानिक राष्ट्रीयता की बात को इन पुस्तकों में बता पाए। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन की स्मारिका का विमोचन करें और पूरे विज्ञान भारती के परिवार का उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी। अब मैं देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक महासंगणक परम के जनक पद्म भूषण से विभूषित विज्ञान भारती के वो डॉक्टर विजय भटकर जी को मानपत्र देकर सम्मानित किया। धन्यवाद। अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ विज्ञान भारती के 5वें अधिवेशन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और विज्ञान भारती के पालक अधिकारी सम्मान्य श्री सुनील आम्बेडकर जी, विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, विज्ञान भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विजय भटकर जी, अखिल भारतीय महासचिव प्रोफेसर सुधीर भदौरिया जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. मिश्रा जी, विज्ञान भारती के 5वें अधिवेशन में उपस्थित देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी वैज्ञानिकों और उपस्थित भाइयों बहनों,
मैं सबसे पहले विज्ञान भारती के इस 5वें अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चयन करने के लिए विज्ञान भारती को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधार भूमि और उसका हृदय स्थल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में स्वदेशी ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्रियाशील और कम से कम पिछले 3 दशक से तो इस कार्य के साथ जो संस्था जुड़ी हुई है, ऐसे विज्ञान भारती की इस 5वें अधिवेशन का यहाँ पर आयोजन होना एक सुखद अनुभूति कराता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये हम सबके लिए एक सुखद संजोग हम सबके सामने प्रस्तुत करता है एक कि वास्तव में विज्ञान क्या है। मुझे लगता है कि हम सब की जो दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं और वह है भी विज्ञान। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे कि विज्ञान भारती की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था का बृहदहस्त जिसे प्राप्त हो, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग ये मानते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि वैज्ञानिक है, तो हम सब इस बात को मान सकते हैं कि हाँ, एक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, समाज के हित में कार्य करती है। और दृष्टि इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक जी सरदेव गुरु जी, वे एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य जितने भी पूज्य सरसंघ चालक हुए हैं, वे सभी वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे हैं और ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। दूसरा, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय मनीषा ने कभी भी ज्ञान के विस्तार को और उसको अंगीकार करने के लिए कभी भी हमें कोई अवरोध सामने नहीं आने दिया। आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए अपनी दृष्टि को खुला रखो, यह भारतीय दृष्टि है। और मुझे लगता है कि अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय दृष्टि अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि है। आपने देखा होगा जब विज्ञान भारती की प्रार्थना हो रही थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का जब यहां उच्चारण हो रहा था, ये क्या था अपने आप में? यानी ये अपने आप में जब हम इस बात को कहते हैं कि भाई कोई फिजिकल रिएक्शन हो गया है या कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि वह वस्तु नष्ट हो गई है। लेकिन भारतीय दृष्टि क्या कहती है इस मंत्र के माध्यम से? कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। और यही तो वैज्ञानिक दृष्टि है। हमारी भारतीय मनीषा ने बहुत पहले इसके बारे में कह दिया था कि नहीं, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसकी पूर्णता हमेशा बनी रहती है। और उस पूर्णता को बनाए रखने के लिए ही अपने आप में एक मंत्र पर्याप्त है कहने के लिए, जैसे विज्ञान भारती अपनी प्रार्थना के माध्यम से भी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है। लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी किए जाने की आवश्यकता है।
मैं पीछे प्रदर्शनी में देख रहा था, अनेक भारतीय वैज्ञानिकों की दृष्टि इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पर देख भी रहा था, जो भारतीय कैलेंडर को भी देख रहा था मैं, अंग्रेजी ईस्वी सन को भी मैं देख रहा था वहाँ पर। हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, हम जब वैसे भी वर्ष प्रतिपदा का आयोजन करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, प्रतिवर्ष इसे नव संवत्सर के रूप में मनाने की एक नई परंपरा का शुभारंभ भी किया गया। सामान्य बोलचाल और हमारे सामान्य रीति रिवाजों में हम विक्रम संवत के अनुसार पंचांग पद्धति के साथ ही अपने कार्यक्रम, अपने मांगलिक कार्यक्रम, अपने सभी सामान्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और एक बार देखें तो हम दो प्रकार के उसमें रहते हैं। सरकारी कामकाज को हम हिंदी यानी अंग्रेजी तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन अपने घर के कार्यों को, मांगलिक कार्यक्रमों को या कोई भी अन्य शुभ कार्य का शुभारंभ हम लोग अपने पंचांग के अनुसार, भारतीय पद्धति और अपने विक्रम संवत की तिथि के अनुसार ही उस कार्यक्रम को, उसका मुहूर्त निकालते हैं, उसके अनुसार तिथि तय करते हैं और फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उस शुभ के अनुसार ही करते हैं। आखिर अंग्रेजी तिथि और विक्रम संवत की जो हमारी पंचांग तिथि है, इसमें अंतर भी क्या है? अगर आप देखेंगे, अंग्रेजी जो तिथि है इसमें वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, लेकिन विक्रम संवत इसमें वैज्ञानिक दृष्टि है। अंग्रेजी तिथि में कोई भी मुहूर्त कौन कब हो रहा है उसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। सूर्य ग्रहण कब लगना है और चंद्र ग्रहण कब लगना है, ये तिथियां बदलती रहेंगी। अंग्रेजी उसमें अगर आप उसमें देखेंगे तो उसकी तिथि बदलेगी, लेकिन अगर आप पंचांग के अनुसार देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होगा, उससे इतर नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस बारे में बता दिया था। 500-500 वर्षों का पंचांग आपको देख सकते हैं लोगों के पास। यह अपने आप एक वैज्ञानिक दृष्टि है। केवल मनुष्य और प्राणी में ही संवेदना नहीं, बल्कि हरेक जंतु में भी, पेड़ पौधों में भी संवेदना है। यह भी एक भारतीय वैज्ञानिक ने, जगदीश चंद्र बसु, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उन्होंने यह दृष्टि दुनिया को दी। एटम क्या होता है, यह दृष्टि भी भारतीय एक दार्शनिक ने, महर्षि कणाद ने सबसे पहले अपने वैशेषिक दर्शन के माध्यम से इस भाव को सबके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम गॉड आर्टिकल की बात करते हैं। आखिर गॉड आर्टिकल क्या है? आत्मा की नश्वरता। ये भारतीय ऋषि बोल चुके हैं। और महाभारत में तो आपने देखा होगा, जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं तो ये आत्मा के बारे में ही तो कहते हैं, ये हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में रहेगी। इसको अग्नि नहीं जला सकती है, इसको कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसे काट नहीं सकता है, तो मरने से क्यों डरते हो? अर्जुन को यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं। केवल उसका रूपांतरण होना है। दुनिया आज उसको ढूंढ रही है। हमारा शास्त्र, हमारा दर्शन उसकी बृहद व्याख्या पहले ही कर चुका है, हजारों वर्ष पहले कर चुका है। अगर श्रीमद् भगवत गीता को आप देखें तो 5000 वर्ष तो आपके लिखित उसमें आ जाता है कि 5000 वर्ष पहले भी गीता का संदेश जितना प्रासंगिक था, आज भी उसका महत्व उसी रूप में है। लेकिन हम पिछड़े कैसे? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को धार्मिक दृष्टि से तो अंगीकार किया, लेकिन उसका जो व्यावहारिक स्वरूप होना चाहिए था उसको अंगीकार करने का प्रयास हम लोगों ने इस रूप में नहीं कर पाए। आज भी मैं देखता हूं, हम अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर नोट करने और लिखने की आदत नहीं है, डाटा कलेक्शन करने की आदत नहीं है। बड़े बड़े संस्थान हमारे बन गए हैं, लेकिन इन संस्थानों के अंदर
डाटा कलेक्शन की आदत नहीं है, किसी कार्य को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आदत भी नहीं है। मैं बार बार एक बात को देखता हूं। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में वो बीमारी ज्यादा थी और प्रदेश के लगभग 38 जनपद उस बीमारी से प्रभावित थे, जिसमें हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच में 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत होती थी और ये मौतें 4 दशक तक चलती रही। अब आश्चर्य करेंगे कि 4 दशक में जिन मौतों के लिए कोई बेहतर प्रयास मेडिकल साइंस की जिससे नहीं हो पाया, स्थानीय स्तर पर कार्यरत तमाम अन्य संगठन नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने उस बीमारी के उपचार के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के लिए मात्र 4 वर्ष में उस बीमारी से 95% मौतों को नियंत्रित किया है। 95% मौतें आज वहां कंट्रोल हुई है। अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, बजट हर विभाग के पास पहले से था, लेकिन हम लोगों ने उन सबको जोड़ा है, आपस में जोड़ करके, और ये देखने का प्रयास किया कि वास्तव में इसका कारण क्या है। हम उसकी नींव में नहीं जाते किसी भी कार्य की, लिखने का दृष्टिकोण नहीं है। कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया तो ये मान के चलता है लेक्चरर के बाद उसको, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एसोसिएट प्रोफेसर हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो प्रोफेसर हो जाए, प्रोफेसर हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि अब कैसे भी हो मैं कुलपति हो जाऊं या कोई अन्य संस्था में चला जाऊं, और भी एक उसकी अपने तरीके होते हैं। मेरिट पे ध्यान देने का प्रयास नहीं होता। हमारी कितने पब्लिकेशन होने चाहिए, मैं कितने पेपर लिख रहा हूं, सही तथ्यों पर आधारित कितने वैज्ञानिक सोच के साथ मैं अपने पेपर लिख करके वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ जाऊं, उस पर हमारी दृष्टि नहीं रह पाती है। हमारी प्रतिदिन की घटित होने वाली हर घटना हमें एक नई वैज्ञानिक सोच दे सकती है और उस वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर सकती है। एक चिकित्सक जब डिग्री लेके आ गया तो उसके बाद फिर वह अपने मरीजों को देखने पर और उसके बाद केवल वहीं तक अपने को सीमित कर लेता है। हर एक मरीज उसके लिए एक नया अनुभव भी लेके आता है। यह आवश्यक नहीं कि हर एक मरीज एक जैसी परिस्थिति का रहने वाला हो, एक जैसी प्रकृति का हो। हम सब जानते हैं कि हर मनुष्य की अलग अलग प्रकृति होती है। कोई बहुत सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होगा, कोई राजसिक प्रकृति का होगा, कोई तामसिक प्रकृति का होगा। तीनों प्रकार में हर दवा का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से होगा। तीनों के उपचार की पद्धतियां भी अलग अलग होंगी, लेकिन हम सब तो एक जैसे ढर्रे से चलाने का प्रयास करते हैं। हम उसकी प्रकृति को कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आयुर्वेद ने इस प्रकृति को समझा था, इसलिए आयुर्वेद एक समय बहुत आगे था, लेकिन आयुर्वेद में भी शोध की सारी परंपराएं हमने रोक दी। वो तो भला हो कोरोना का, वो कम से कम आयुष की शरण में लोग चले गए और आयुष में भी कम से कम काढ़ा पीना लोगों ने शुरू कर दिया। अन्यथा इसको तो हम ये मानते थे कि सब वैसे ही है। यानी हमने उसको वह दृष्टि देने का प्रयास नहीं किया। और इसलिए आप जितनी भी यहां वैज्ञानिक आए हैं, आपसे मैं एक आग्रह करूंगा, जिस क्षेत्र में है उसमें लिखने की आदत डालिए। पेपर लिखिए, सही जानकारी पर आधारित, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने स्तर पर अपना पेपर लिखिए थोड़ा, और फिर उस पर चर्चा करिए, डिस्कशन करिए। अपने नवोदित वैज्ञानिकों को उस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ने की आदत डालिए। अपनी पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में अपनी पब्लिकेशन को भेजिए और फिर बाद में उसको पेटेंट करने की आदत के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य अगर आप कर पाएंगे तो आप एक सही दृष्टि देश को दे पाएंगे और समाज के लिए आप एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
और मुझे विश्वास है कि विज्ञान भारती इस दिशा में नेतृत्व दे रहा है। अवश्य आने वाले समय में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश से बहुत बड़ी सहायक हो सकती है। कार्य करने के लिए न जगह की कमी है, न संस्थाओं की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी कभी कभी दिखती है। और उस इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ ये 5वां विज्ञान भारती का अधिवेशन एक नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ न केवल वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिकों को बल्कि नवोदित वैज्ञानिकों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उनके नए पब्लिकेशंस आएंगे, उन पब्लिकेशंस के माध्यम से हम लोग फिर आगे अपने आप को, अपने किसी अभिनव सोच को, अपनी अभिनव दृष्टिकोण, अपने अभिनव शोध को पेटेंट कराने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।